नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कटनी से बालाघाट आ रही पवन ट्रेवल्स की बस की ट्रक की टक्कर से 5 की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की घोर लापरवाही, ढूठी नहर में कूदने से बाइसन की मौत। लालबर्रा के बवरिया में हुई घटना। कत्ल खाने जाने से बचाए गए 50 मवेशी, वारासिवनी पुलिस और गौरक्षक की संयुक्त कार्रवाई। 7 दिन बाद फिर हटेगा शहर में अतिक्रमण, बैहर रोड, बूढ़ी रोड सहित अन्य स्थानों पर होगी कार्रवाई। दीमक का निवाला बन रहा समर्थन मूल्य पर खरीदा हुआ धान, परिवहन नहीं होने से शासन को हो सकता है लाखों रुपए का नुकसान। उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य की हठधर्मिता और जिला कराटे संघ की उदासीनता के चलते दांव पर लगा खिलाड़ियों का भविष्य। शहर को भीषण जल संकट से बचाने गर्रा पुल पर स्टॉप डैम बनाने की फिर शुरू होगी प्रक्रिया। अमेड़ा पुल पर प्रशासन की उदासीनता, 6 महीने बाद भी नहीं हुई मरम्मत, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार रविवार की रात्रि 12 बजे कटनी से जबलपुर रास्ते बालाघाट आने वाली पवन ट्रेवल्स की बस की बरगी के पास ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में 5 लोग की मौत हो गई, वहीं 30 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में अब तक की मिली जानकारी के अनुसार रात 12 बजे के करीब बरगी थाना अंतर्गत बाईपास के पास नागपुर से आने वाले ट्रक से बस की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस पूरी तरह से पलट गई। देर रात हुए इस हादसे में यात्रियों की चीख पुकार सुनकर कड़ाके की ठंड में बरगी के ग्रामीण घटनास्थल पर मदद के लिए पहुंचे और शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन द्वारा बस को सीधा कर यात्रियों की जान बचाई। इस घटना में एक बच्चे समेत 2 पुरुष और एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान एक अन्य व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। घायलों को पुलिस द्वारा 108 एम्बुलेंस से जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया। जबलपुर एसपी अमित सिंह ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और घायलों के परिजनों को तत्काल जानकारी देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ घायलों की स्थिति इतनी गंभीर है कि वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में उनकी परिजनों तक जानकारी पहुंचाने में निश्चित ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जिले के वारासिवनी तहसील के लटसड़ा निवासी शिक्षक दंपति लेखराम नकपुरे और उनकी पत्नी तारा नकपुरे की इस दर्दनाक घटना में मौत हो चुकी है। इसके अलावा अन्य 3 लोगों की भी मौत होने की जानकारी मिल रही है। बस के हालात देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी और इस घटना में यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। बावजूद इसके हर कोई यही उम्मीद लगा रहा है कि उनके अपने इस घटना में सब कुशल हो। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से मिली सूची के अनुसार इस पूरी घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें लेखराम नकपुरे, तारा नकपुरे, गौरांशी लोधी तीनों लड़सड़ा वारासिवनी निवासी थे। वहीं एक मृतक रवि भुमारकर निवासी सिवनी जिला और एक अन्य मृतक 22 वर्षीय युवक जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इसके अलावा घायलों में चिंतामन उपवंशी उम्र 38 वर्ष, सरिता उपवंशी उम्र 37 वर्ष, दोनों निवासी लड़सड़ा वारासिवनी के हैं। इसके अलावा ममता पटेल उम्र 38 वर्ष, निवासी लोहारा वारासिवनी, कमलेश गजबिये उम्र 48 वर्ष, निवासी महाराजपुर वारासिवनी, उमेश्वरी बंते उम्र 36 वर्ष, निवासी सालेटेका किरनापुर, भूपेंद्र पटेल निवासी लोहारा बड़गांव, यशोदा खोबरागड़े उम्र 42 वर्ष, निवासी लालबर्रा, अनुराधा बड़े उम्र 41 वर्ष, निवासी सेवती लांजी, महेंद्र बघेल उम्र 33 वर्ष, तेजेश्वरी बघेल उम्र 30 वर्ष, दोनों निवासी उमरवाड़ा वारासिवनी के हैं। उमाशंकर निवासी नवेगांव रामपायली, इसके अलावा मुकेश 47 वर्ष और संध्या बिसेन दोनों निवासी वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट के हैं। इसके अलावा बस में सवार अन्य घायल सिवनी जिला के बताए जा रहे हैं। घायलों से मिली जानकारी के अनुसार बस में सवार अधिकांश
कटनी उमरिया जिले में शिक्षक पद पर कार्यरत थे या उनके परिवार से थे, जो 22 दिसंबर से ठंड की छुट्टी लगने के कारण अपने गृह ग्राम लौट रहे थे। वो कटनी से आ रहे थे बरगी के आस बरगी के कौन कटनी में कौन रहता है आपका? कटनी में आने हमारे यहाँ मैडम है, टीचर है वहाँ, क्या नाम है उनका? प्रज्ञा गजबी। आज सब वो सब लोग वैसे सो गए थे, 12 बजे के आसपास की बात थी, 12 साढ़े 12 बजे। वो बस बताते कुछ लोग सामने वाले, हम लोग तो पीछे की स्लीपर में बैठे थे, डाउन लोअर में। सामने वाले बताते कि वो एक फल से भरा हुआ कुछ एक ट्रक आ रहा था, उसमें आमने सामने इनकी दोनों की भिड़ंत हो गई। अच्छा, ये बताइए उसमें कितने लोगों को हताहत हुई है? कितने लोग तो अब ऐसा है, हम लोग तो जब हमको ही चोट आई तो लोगों को तो देखना मुश्किल रहा। हम तो खुद ही अपना निकल के खुद ही होश नहीं थी, ऐसे बेहोश हालत में हमको ले जाए थे वहाँ। सर ऐसा लगा बिल्कुल कोई हमारे को एकदम मैंने खाई में गिरे सामान लगा, एकदम जोर से आवाज़ हुई तो हमने बोले कि एक्शन हो गया हमारे बस का। बस उसके बाद तो कुछ घुसे ही नहीं, समझो कैसे खींचे कैसे निकले कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, कितने लोग सवार रहे होंगे? पूरी बस की भरी थी सर, पूरी बस भरी थी। पूरे प्राय बालाघाट जिले की थी क्या? हाँ, जिले बालाघाट के थे, कुछ सिवनी के, जिला बालाघाट ही था, कुछ रानी साइड के थे। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों की मृत्यु हुई है इस समय? तो ना हमारे सामने 8 क्या 5 लोग थे मिनिमम? जब उसने मेरे पास हॉस्पिटल में बोले 5-7 8 हो गए बोल रहे थे, तो बता रहे थे सर, कहीं फिर हमको ले जानी एम्बुलेंस से। अच्छा, फिर आप फिर कहाँ लेकर, किसने निकाला आपको फिर वहाँ तो पे? सर वहाँ पे मतलब एम्बुलेंस वाले आए, उन्हें निकाले और वहीं पे बरगी में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, फिर वहाँ से रेफर किया गया इसके जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में। घटना के विषय में उन्होंने जानकारी दी कि सभी लोग रात की वजह से सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12 बजे ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हुई। ट्रक नागपुर से जबलपुर की ओर फल लेकर जा रहा था। घटना इतनी भयानक थी कि उन्हें पता ही नहीं चला वे पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, जिस कारण सुरक्षित बच गए। लेकिन सामने की सीट में बैठे हुए लोग मौत के गाल में समा गए या बुरी तरह से घायल हो गए। हाँ, मतलब कटनी से बालाघाट के लिए आ रहे थे कल। जी हाँ, क्या हुआ था फिर? हो गया सर, हम लोग वहाँ से बैठे और टाइम भी हो रहा था, हमने कहा अब सोया जाए, हम लोग सो गए। मतलब वो कैसे टकराई कैसे पलटी कोई ध्यान नहीं। फिर क्या हुआ जैसे पलटने के बाद? फिर कब समझ में आपको कि फिर कुछ लोगों का से आवाज़ आने लगा, मतलब जोर जोर से तोड़ो 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 तोड़ो। तो कुछ लोग भी कांच वाच तोड़ने के बाद मतलब फिर निकले। मतलब कहाँ गिर गई थी गाड़ी? सर ये ध्यान नहीं, फिर भी तो बाहर निकले होंगे, तो फिर आपने क्या देखा फिर उसमें? मतलब पलटी हुई थी बस में। पलटी हुई थी जी। फिर कैसे निकले फिर वहाँ से आप लोग? मतलब कई लोग कांच तोड़ रहे थे, मतलब कांच तोड़ रहे थे, तो वहाँ से मतलब सुराग कुछ रास्ता बना करके। इस बस दुर्घटना में घायल 5 लोगों को रेलवे स्टेशन स्थित निजी अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिससे उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। अन्य घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर में ही किया जा रहा है। सरकार के निर्देशों के तहत नगर के गायखुरी स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में जिले के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जहां वर्तमान में अलग अलग विकास खंडों से 75 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। लेकिन इस संस्थान में वर्तमान में व्यवस्थाओं की दरकार है, क्योंकि यह संस्थान महज 4 कर्मचारियों के सहारे संचालित हो रहा है। वहीं संस्थान के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण भी अब तक नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक मोहित शर्मा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, यहाँ पर महिला कर्मचारी की व्यवस्था है। यहाँ जो गार्ड एक ही रहती है, बंद रहता है, कैंपस ही बंद रहता है हमारा। अच्छा। बस यहाँ एक चीज़ की अभी हमारे ऊपर अधिकारियों से चल रही है कि बाउंड्री वॉल एक हो जाए, तो हम आउटकट में थोड़ा सा। अच्छा। तो उसके लिए कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन वगैरह दिए हुए, मीटिंगों में बात रखी गई। अभी अपने पास कितना स्टाफ? हमारा स्टाफ टोटल 4 का है सर। ऑल ओवर इंडिया ही ये संस्था में 4 का स्टाफ रहता है। अच्छा। एक गार्ड अपॉइंट होता है, गार्ड के साथ जो चेंज होती है तो गार्ड में ड्यूटी चेंज हो जाती है। किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहगांव कला के सरपंच एवं सचिव को पद से पृथक करने की मांग को लेकर गांव के उप सरपंच कोमल प्रसाद बिसेन ने प्रशासन से गुहार लगाई है। इस संदर्भ में उप सरपंच कोमल प्रसाद बिसेन ने बताया कि सरपंच सचिव के द्वारा मृत लोगों के नाम पर मस्ट रोल से राशि का आहरण किया गया है, लेकिन जिला पंचायत स्तर पर अब तक उन्हें पद से पृथक नहीं किया गया। यहाँ पर मैं पहुँचा था, जो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। गोपीचंद पिता नांगो, राधे श्याम पिता लहू। इनकी मृत्यु 2014, गोपीचंद की मृत्यु 99 में हो चुकी है
राधे श्याम की मृत्यु 14 में हो चुकी है, दूसरे महीने में, और छठे महीने में सरपंच सचिव द्वारा उनका नाम मास्टर रोल में चलाया गया, जहाँ पर जिसको हम मेड़बंधन कार्य बोलते हैं और नाला सफाई। तो उसका अभी हमारा मामला कोर्ट में डाले थे उस मामले को हमने, तो उस पर 22 तारीख को नंदिनी हुई के मजिस्ट्रेट बालाघाट द्वारा मामला कायम किया गया सरपंच सचिव के, और उनको पद से पृथक करने के लिए जिला सहयोग के यहाँ पहुँचा था मैं। अच्छा, किस सरपंच की बात कर रहे हैं? सरपंच गोमन सिंह ठाकरे और मीनाक्षी गौतम, सहायक सचिव। नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रविवार को रीयूनियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1990 से 1996 के बीच इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पास आउट हुए विद्यार्थियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचकर सहपाठियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के समस्त शिक्षकों को शॉल व श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभिन्न इंजीनियरों ने अपने कार्य व अनुभव व्यक्त किए। वहीं रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रीयूनियन कार्यक्रम का समापन किया गया। मैंने यही इसी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग 92 में पास आउट किया। आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान से हमारे सब साथी लोग यहाँ पर टीचर्स का सम्मान लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने खालिक प्रिंसिपल सर, बेदी सर और मोहारे सर, बिसेन सर, जमील बाबू साहब और सभी टीचर जितने भी हमारे को पढ़ाएं, जो हमारे टच में रहे और जिनको हमने हमेशा याद किया, और जो नहीं आ पाए उनके लिए भी हम तहे दिल से चाहते हैं कि उनका हम सम्मान करें, परंतु किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे साथ के 67 स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रीयूनियन का ये प्रोग्राम हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे और हम साथी लोग एक दूसरे से मुलाकात करने का भी एक बहाना ढूंढ रहे थे। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए शासन द्वारा प्रति वर्ष किसानों से उनका उपार्जन समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। इस वर्ष जिले के 134 धान खरीदी केंद्रों पर 4 दिसंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी खरीदी गई धान का परिवहन न होने से विभिन्न केंद्रों के खरीदी प्रभारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत अब ये हो गई है कि विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान के ढेर लग चुके हैं और परिवहन व्यवस्था ठीक न होने के चलते खरीदी गई धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे जहां एक ओर विभिन्न धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समर्थन मूल्य पर खरीदा गया किसानों का धान दीमक और चूहों का निवाला बन रही है। ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों में खरीदे गए धान का स्टॉक अधिक हो जाने के कारण धान के बोरों में दीमक लग गई है। यहाँ पे 15,000 कुंटल करीब धान खरीदी होगी। और परिवहन की क्या स्थिति है? परिवहन साहब अभी हो रहा है समझ लो, मगर बहुत धीमा है। अभी तो साहब मेरे को एक ही जगह समझ में आया दीमक वाला, मगर है यहाँ पे जैसे ज़्यादा दिन का जैसे धान हुआ तो दीमक लगती है और थोड़ा सा चूहा का भी लगा मेरे को एक दो जगह, और उसके लिए अब पाल वगैरह और कीटनाशक दवा का मैं बचाव के लिए रखा हूँ व्यवस्था। कैंटीन के लिए अब ऐसा है साहब, यहाँ मंडी है और सब कैंटीन के माध्यम से यहाँ मंडी में कूपन देते हैं, जो उसके माध्यम से वहाँ खाना मिलता है किसानों को। ये सर अभी कैंटीन यहाँ पे नहीं है समझ लो। तो आपको आदेश आए थे क्या? नहीं आए थे सर। तो फिर आपने क्यों नहीं व्यवस्था करवाया? व्यवस्था सर वो उसी में वो कैंटीन है जो मंडी वाली, उसी में चले जाते हैं सर। नगर को स्वच्छ, सुंदर व अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों पर बिखरे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। भटेरा और सरेखा बाईपास से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के बाद जिला प्रशासन की यह कार्यवाही 1 सप्ताह के लिए रोक दी गई है। वही सप्ताह भर बाद दल बल के साथ नगर के विभिन्न मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की यह कार्यवाही वापस शुरू किए जाने की बात अधिकारियों द्वारा कही गई है। मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि जिला प्रशासन ने नगर के विभिन्न मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का खाका तैयार किया है, जहां से अतिक्रमण को हटाए जाने की योजना बनाई गई है, लेकिन आगामी 1 सप्ताह तक प्रशासन का बुलडोजर किसी भी अवैध अतिक्रमण पर नहीं चलेगा, जिसके बाद पर्याप्त दल बल के साथ नोवेल्टी हाउस गली, बैहर रोड मार्ग, बूढ़ी सड़क और गौली मोहल्ला सहित अन्य जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
22 दिसंबर को महान गणितज्ञ रामानुजन की जयंती के अवसर पर 16 से 22 दिसंबर के बीच विविध कार्यक्रम का आयोजन शहर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में किया गया। महाविद्यालय में गणित के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री सोनवाने ने बताया कि 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ रामानुजन जी के जन्मदिन के अवसर पर छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने और गणित से भयभीत होने वाले प्रश्न को, उनके मन से उठने वाले सवाल को समाप्त करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रकार से गणित की बारीकियों को सिखाया गया। गणित सप्ताह जो है हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरा सप्ताह हमने मनाया है, रामानुजन सप्ताह के नाम से, जो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चला। 22 दिसंबर जो है ये रामानुजन जी की का बर्थडे है, जयंती दिवस है, और इस सप्ताह का आखिरी दिवस है। तो पूरे सप्ताह भर जो भी एक्टिविटीज़ चली हैं, और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ थी वो इस प्रकार से थी कि बच्चों का गणित के प्रति रुचि बढ़े और वो उससे भय न खाएं, जिससे आगे चल के वो अपने क्षेत्र में कम से कम जो शिक्षा के क्षेत्र में और आगे चल के कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में और अपने जीवन में भी वो कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि हम लोगों ने ये पाया है कि वे बच्चे जो शुरू से ही गणित के क्षेत्र में सर, आज गणित सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, कहाँ के टीचर आए और क्या बताया जा रहा है सर? देखिए, जो ये रामानुजम सप्ताह का आयोजन किया गया है 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, उसका आज अंतिम दिवस है। और आज हमारे बीच सेंट्रल स्कूल बालाघाट के प्राचार्य डॉक्टर पीके जैन हैं, गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश मेश्राम हैं, और हमारे कॉलेज से जो प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सोहन हैं। आप 3 लोगों के बहुत ज्ञानवर्धक और रुचिपूर्ण व्याख्यान होने हैं, जिसमें एक व्याख्यान अभी देखा आपने चल रहा है। ये बालाघाट जिले के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस समय जो अच्छी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब में मैथ्स के लोग इंचार्ज प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल हैं या अच्छे उस पर काम कर रहे हैं। हमारे लटारे साहब मैथ्स के हैं, इस समय DO हैं। शहर के गर्रा स्थित ब्रिटिश कालीन छोटे पुल पर वेनगंगा नदी का पानी रोकने के लिए स्टॉप डैम बनाए जाने का काम बीते दिनों से बंद हो गया था, जो एक बार फिर सोमवार से शुरू हो जाएगा। पुल का काम रुक जाने के पीछे यही जानकारी दी जा रही है कि पिछले सप्ताह सिवनी सहित बालाघाट जिले में हुई बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया था। इस कारण इस काम को बीच में ही रोक दिया गया था। इसे पुनः सोमवार से शुरू किया जाएगा। नगर पालिका के जानकारों के अनुसार स्टॉप डैम में लगभग 3 फीट तक पानी रुकेगा, जिसमें गर्मी में होने वाले भीषण जल संकट से छुटकारा मिल सकेगा। अभी बीच में पानी का लेवल बढ़ गया था नदी का, इसके कारण थोड़ा सा काम रुका। सोमवार से फिर चालू हो जाएगा। लगभग आधा बंद कर चुके हैं उसको। उसमें कुछ नहीं है, उसमें कड़ी शटर्स लगाना है, बीच में मिट्टी डालना है, पानी रुक जाएगा। कितने शटर्स लगा रहे हैं आप? लगभग 3 फुट पानी लेवल बढ़ जाएगा। तो सर वो रहेगा सर पर्याप्त गर्मी भर? हाँ, पर्याप्त रहेगा। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर अमेड़ा पंचायत सहित अन्य 6 गांवों को जोड़ने वाला पुल बारिश में धराशायी होकर टूट गया, जो अब रोजाना आवागमन में परेशानी के साथ साथ दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि पुल से रोजाना सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही क्षतिग्रस्त पुलिया कहीं न कहीं दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है। करीब 2 माह पहले टूट गया। अभी तक क्यों नहीं बन पाया? ये समझ नहीं आ रहा है किस कारण नहीं बन पा रहा है, ताकि रोड में आवागमन की बहुत परेशानी होती है। यहाँ से कम 10-12 गांव के लोग आना जाना करते हैं, उसके बावजूद भी पुल बन नहीं रहा है। अच्छा, कलेक्टर साहब तो इस बीच में आए कि नहीं मालूम, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मगर ये पुल का निर्माण अभी कार्य के माध्यम से बनने वाला है कि सुनने मिला था, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। अभी तक बना नहीं। तो क्यों, क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं बन पा रहा है? यही चुनाव के चलते ऐसा लग रहा है मुझे। यह पुल लगभग 40 वर्ष पहले निर्माण कार्य करवाया गया था, जो हल्की बारिश होने पर पूरी तरह से डूब जाता था। लगातार तेज बारिश की वजह से पुलिया कई दिन तक डूबी रही और क्षतिग्रस्त होकर बह गई। ये पुल बारिश के समय टूट चुका था और अधिक बारिश के कारण 2-3 दिन तक के डूबा हुआ रहता था, लेकिन कई
वर्षों का पुल है बना हुआ, लगभग 40 वर्ष लगभग का ऐसा बताते हैं गांव के लोग। और ये पुल इतना ज़्यादा क्षति हो गया था कि यहाँ का आवागमन भी बड़ी दिक्कत आ जाती थी जब पानी बारिश होती थी। तो उस चक्कर में अचानक पुलिया टूट गया और वो पुलिया अभी प्रशासन का गांव के बीच में ऐसी बातें हुई कि पुलिया बन जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी बीच में पुलिया का काम चालू हुआ था, लेकिन वह पुल उसी पाइप वाला ही पुलिया बन रहा है, जिससे जो वस्तु स्थिति अभी है वर्तमान में बनने के बाद भी उसी स्थिति का पुलिया बनेगा। इसलिए हम गांव वाले चाहते हैं कि वह पुलिया ऊंचाई पे बढ़े। कुछ अन्य ग्रामीण बताते हैं कि बीते दिनों कलेक्टर दीपक आर्य ने इस पुल का निरीक्षण भी किया था और उन्होंने नए पुल निर्माण के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिया है। फिर अभी करीब 1 से 1.5 महीने पहले डीएम सर आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ का सर्वे वर्वे किया है। फिर उसके बाद जो भी बोलना चाहिए पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर वगैरह आए थे, उनके साथ में उन लोगों ने सर्वे करने के बाद एक दिन जेसीबी मंगवाए हैं एंड तोड़े थे। उसके बाद फिर कुछ भी काम चालू नहीं किए इस चीज़। तो क्या परेशानी आ रही है अभी इससे? परेशानी ये है सर कि यहाँ का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ख़राब हो चुका है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो जा नहीं पाती। इस चक्कर में काफ़ी बड़ा घेरा है, यहाँ से वो क्रॉस करना पड़ता है, ये शॉर्टकट पड़ता है ये रास्ता। अच्छा, क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या बात लग रही है आपको? अभी तक तो पूरा निर्माण हुआ था इसका। ये अब देखिए ऐसा है, चुनाव भी आ ही रहे हैं, लोकसभा ग्राम पंचायत वाले, और वही है कि कौन है ठेकेदार क्या है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे बताते हैं कि इस पुल से आवागमन बहुत अधिक होता है। इस वर्ष बारिश औसत से अधिक हुई, इस वजह से क्षतिग्रस्त पुलिया टूटकर बह गई। पुल के विषय में उनके द्वारा लोक निर्माण मंत्री से चर्चा हुई। उन्होंने प्रस्ताव बनाकर विभाग के अधिकारियों को भेज दिया है। जल्द से जल्द पुल निर्माण करवाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुराने समय जब प्रधानमंत्री का फर्स्ट फेज था, जब वो पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन उस समय की डिजाइन के हिसाब से वो पुल का निर्माण किया गया था और वहाँ पर से काफ़ी भारी वाहन चलते हैं, जिस कारण से वो क्षतिग्रस्त भी हुआ। और बरसात के कारण अधिक पानी गिरने से, अधिक पानी होने से वह पुल क्षतिग्रस्त हुआ। और उसके लिए जब क्षतिग्रस्त हुआ तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैंने चर्चा किया और मैंने विभागीय मंत्री जी से बात करके अपने उसका प्रस्ताव बना के, उसका प्रकरण बना के हमने उच्च स्तरीय पुलिया बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वो पुल जल्दी से जल्दी निर्माण हो सके, उसकी हम चिंता कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। सर, फिर भी लोगों की मांग है कि वहाँ पे बहुत बड़ा ब्रिज बनाया जाए ताकि सुगम हो सके यातायात व्यवस्था वगैरह। नहीं, वो उच्च स्तरीय ब्रिज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था से अभी वर्तमान में लगभग 20 लाख रुपए की उसकी स्वीकृति मिली है उसको क्षतिग्रस्त को ठीक करने के लिए, ताकि नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य की हठ धर्मिता और जिला कराटे संघ की उदासीनता के चलते खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर लग गया है। आपको बता दें कि आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न ब्लॉक से करीब 1 सैकड़ा से अधिक कराटे खिलाड़ी हिस्सा लेने आए थे। जहां धार में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाना था, लेकिन करीब 1 माह से प्रैक्टिस न होने से कराटे खिलाड़ी मायूस नजर आए। उन्होंने कहा कि वह पूर्व में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभा हॉल में मैट में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा हॉल देने से इनकार कर दिया गया। नहीं, हम लोग को हॉल हमेशा मिलता था, पर इसी पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग को हॉल नहीं मिल पा रहा है। हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, और हम लोग अभी स्टेट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे मैट होती है, तो हम लोग हॉल में मैट में प्रैक्टिस करते थे। अब रोज़ तो मैट बाहर ला नहीं सकते, तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, इसलिए आ भी नहीं रहे। बहुत सारे बच्चे जो हम लोग सीनियर्स थे, हम लोग कोई आ ही नहीं पा रहे हैं। कराटे में मेरा नेशनल कंप्लीट है। अच्छा, अभी जो दिक्कतें आ रही हॉल की, क्या मानते हो उसमें? सर, हॉल नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, बच्चे प्रैक्टिस के लिए हॉल के लिए बोल रहे, पर सर हॉल नहीं दिलवा रहे। बहुत प्रॉब्लम जाती है सर, मैट नहीं रहती, मैट में प्रैक्टिस करना पड़ता है हम लोगों को। तो अभी प्रैक्टिस कब से बंद की है? सर, जब से सर आया, सर का यहाँ पे हुआ है ट्रांसफ़र, तब से मानवटकर से।
वहीं जिला कराटे संघ के अध्यक्ष तपेश असाटी ने कहा कि उन्होंने प्राचार्य LC मानवटकर से हॉल के विषय में चर्चा की थी और उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने के कारण उन्होंने खिलाड़ियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। आज जिला कराटे संघ की हमारी जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें अभी जिले के सभी तहसीलों के बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग अभी 150 बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ तहसीलों के बच्चे अभी रह गए हैं और मेरे ख्याल से जो बच्चे आने थे लगभग आ तो गए हैं और टीम जितनी अच्छी बनना थी मुझे वो टीम अभी वर्तमान में नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि 1 महीने जो हमारी मैट पर प्रैक्टिस चलनी थी वो बच्चे मैटिंग के अभाव में जीतना मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है। बालाघाट स्तर पे तो जीत रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से स्टेट खेलने जाएंगे तो पदक थोड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे बच्चे उत्कृष्ट मैदान से लगातार डिस्ट्रिक्ट से संभाग स्टेट खेलते हुए नेशनल और इंटरनेशनल बच्चे हमारे लगभग यहाँ से बालाघाट ने पूरे राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालाघाट का नाम रोशन किया है। और चूंकि ये चैंपियनशिप हमारा बेस होती है, क्योंकि जो बच्चा जिला जीतेगा वही बच्चा स्टेट और उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल खेलेगा। इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य श्री मानवटकर ने कहा कि जिला कराटे संघ एक प्राइवेट संस्था है, इस वजह से उन्होंने शासकीय सभा कक्ष प्रैक्टिस के लिए प्रदान नहीं किया है। छात्रों के द्वारा हॉल में तोड़फोड़ भी की जाती है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। खाना बनाते समय आग से झुलसी एक महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका ललिता पति अशोक मरकाम 26 वर्ष ग्रामीण थाना मगरदर्रा गांव की निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मगरदर्रा का निवासी अशोक मरकाम की पत्नी रोजाना की तरह दीपावली के दिन भी घर पर गैस चूल्हे में खाना बना रही थी। इसी दौरान अचानक महिला के कपड़े में आग लग गई। पति अशोक द्वारा दौड़कर आग को बुझाया गया, लेकिन वह बहुत अधिक मात्रा में जल गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबे समय तक इलाज के बाद भी उसमें सुधार नहीं हुआ। 21 दिसंबर को ललिता की मौत हो गई। वारासिवनी रेलवे स्टेशन में यात्रियों को पीने सहित अन्य प्रकार के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन में नल तो लगे हैं, मगर नल में पानी नहीं आता, जिसके कारण राहगीरों को पीने व अन्य चीजों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर यात्रियों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी की समस्या है। पानी जो है शुद्ध पानी नहीं मिलता है। यहाँ पर जो लोग आना जाना करते हैं, यहाँ पर आवागमन करते हैं, यहाँ पर पानी शुद्ध पानी नहीं मिलता उनको। एक्वागार्ड नहीं लगा है यहाँ पर। और दूसरी बात, लैट्रिन है, लेकिन लैट्रिन नया बना है, वहाँ पर लैट्रिन के लिए पानी नहीं है। वहाँ पर अंदर जाके कहाँ से इस्तेमाल करेगा पानी। यहाँ पर नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं वहाँ पर। पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर। पीने के पानी के लिए मशीन लगाई गई है, लेकिन वह मशीन भी कोई काम की नहीं है। लोगों को स्टेशन भवन के किनारे में लगे नल से पानी पीना पड़ रहा है। लैट्रिन तो बना है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन हाँ वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे नल वगैरह सब देख रहे होंगे आप, नल की टोटियाँ लगी है, लेकिन नल में से पानी नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग जो होंगे, जो सफर करते हैं वगैरह कुछ, उनको पानी की दिक्कत आती है। शुद्ध पानी नहीं मिलता। हाँ, पानी नहीं मिल रहा है। एक ही चालू है एक्वागार्ड का, वो एक्वागार्ड नाम का है। उसमें लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बवरिया के अंतर्गत आने वाले स्कूल टोला के समीप से गुजरी ढूठी नहर के पास गत 21 दिसंबर को जंगल से भटककर आए बाइसन को बचाने के लिए वन अमले द्वारा जंगल की ओर रुख करवाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन वन अमला का प्रयास उस समय असफल हो गया जब जंगली भैंसा ने रात्रि 12 बजे के लगभग चलने की हिम्मत जुटाई और ढूठी नहर की पार से खैरगांव दिशा की ओर चलने लगा। तभी अचानक से जंगली भैंसा ढूठी नहर में कूद गया और आखिरकार पानी के तेज बहाव में गोते खाने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को बवरिया स्कूल टोला में ढूठी नहर के समीप प्रातः ग्रामीण कृषक के द्वारा जंगली भैंसा को देखा गया था, जिसकी वन विभाग को सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी दक्षिण सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र अधिकारी SK शेंडे व लामता परियोजना मंडल परिक्षेत्र अधिकारी रवि गेडाम विभागीय अमले के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन मंडलाधिकारी AA अंसारी तकनीकी टीम के साथ बवरिया पहुंचे, जिनके मार्गदर्शन में वन अमले के द्वारा दूरबीन से मुआयना किया गया और पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राजेश कुशरे को बुलवाकर जंगली भैंसा का परीक्षण करवाया गया था। ये जो बाइसन है, ये इसकी मृत्यु की सूचना सुबह 11 बजे मिली है। उसके बाद में हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए आए, तो लगभग 2 बजे हम लोगों ने पोस्टमार्टम करना शुरू किया है।
इसका हिस्ट्री ऐसा था कि ये पिछले 2 दिनों से ये नहर में फंस गया था। नहर में फंसने की वजह से इसने बहुत जगह पे स्ट्रगल किया, ऊपर आने की कोशिश की, ऊपर आ भी गया था, और जिसके कारण इसको इसके चमड़ी के अंदर में इंजरी हुई है, खुर में इंजरी हुई है, और कुछ पानी भी इसने बहुत अंदर लिया हुआ है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में दीवारों से टकरा कर इसकी मृत्यु भी हुई है, और अभी और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए हमने पीएम तो कर। बाइसन को गांव के अंदर जाने से रोकने के लिए अंधेरा होने के बाद वन अमले के द्वारा लकड़ी व पैरा से आग जलाई गई ताकि जंगली भैंसा गांव की ओर न आते हुए जंगल की ओर रुख कर जाए, जिसके बाद रात्रि लगभग 12 बजे जंगली भैंसा झाड़ी से उठकर नहर की पार में चलने लगा और चलते चलते भैंसा अचानक नहर में कूद गया, जिससे वन अमले की परेशानी और बढ़ गई। एवं आनन फानन में वन अमले के द्वारा टॉर्च की रोशनी से नहर की सीढ़ी के पास लाने का प्रयास किया गया, लेकिन भैंसे के पैर की खुर में चोट आने की वजह से वह अपने भारी भरकम शरीर को संभालने में असमर्थ होने पर पानी के तेज बहाव में गोते खाते हुए 3 किलोमीटर दूर घोटी साइफन तक पहुंच गया, जहां वन अमले के द्वारा रस्सी और जाल डालकर उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन भैंसे की मौत हो गई। ये कल की घटना है। कल हमें सूचना मिली थी 9 बजे के आसपास कि बुबरिया गांव में एक बाइसन को देखा गया है। सूचना मिलने पर तत्काल हमने हमारा जो निचला स्टाफ है उसको ताकीद कराया, और स्टाफ, पुलिस बल, निगम का कर्मचारी सब मौके पर पहुँचे और उसकी देखरेख की, और साथ में लालबर्रा के जो पशु चिकित्सक अधिकारी हैं उनको भी मुआयना करने के लिए वहाँ बुलाया गया। उनके द्वारा भी दूरबीन की सहायता से और अन्य उपकरण की सहायता से उसको दूर से देखा गया, उसका हालचाल, स्वास्थ्य कैसा है और कैसी हालत में है। वो सब परीक्षण करने के बाद हमने शाम का इंतज़ार किया कि शायद शाम को वो अपने रास्ते वापस निकल जाएगा, परंतु ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन देर रात्रि में लगभग 12-1 बजे के आसपास उसने अपना मूवमेंट थोड़ा सा तेज़ किया, और तेज़ करने के दौरान वो जब वो नहर की पार पर चढ़ने लगा, और नहर की पार पर चढ़ने के उपरांत वो नहर में कूद गया। हमारे स्टाफ द्वारा और दल बल ने काफ़ी प्रयास किया कि वो सीढ़ी के माध्यम से वापस से ऊपर चढ़ जाए। कोशिश भी की, टार्च से हमने सीढ़ी भी दिखाई, और थोड़ा सा बाइसन को बचाने के लिए वन अमले द्वारा चलाए गए पूरे अभियान पर गौर करें तो जन चर्चाओं के अनुसार यह बात सामने आ रही है कि यदि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपनी सूझबूझ का परिचय देते तो बाइसन की जान बचाई जा सकती थी। इस अभियान में वन अमले की चूक कहें या लापरवाही, क्योंकि 21 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से वन अमले ने मोर्चा संभाल लिया था और लगभग 15 घंटे तक असफल प्रयास के बाद आखिरकार बाइसन की मौत हो गई। यदि समय रहते वन विभाग द्वारा कान्हा या पेंच टाइगर्स रिजर्व से रेस्क्यू टीम को बुलाकर मदद ले ली जाती तो बाइसन को सुरक्षित बचाया जा सकता था, लेकिन वन अमले के द्वारा बाइसन को जंगल की ओर रुख करवाने की ओर ही ध्यान दिया गया। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भांडी से पुलिस व गौ रक्षकों ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर अवैध रूप से कत्लखाने ले जाते करीब 50 नग मवेशी जब्त किए, जहां से आरोपी फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीणों से गौरक्षकों को सूचना मिली थी कि 22 दिसंबर की रात्रि में ग्राम से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से मवेशियों को महाराष्ट्र स्थित कत्लखाने लेकर कुछ लोग जाने वाले हैं, जिस पर गौरक्षकों द्वारा पुलिस को सूचना देकर उक्त स्थान पर दबिश देकर घेराबंदी की गई। तभी अचानक करीब 50 मवेशी आते दिखाई दिए, जिन्हें कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्रूरतापूर्वक मारपीट कर ले जाया जा रहा था। जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मवेशी हाँकने वाले मवेशी छोड़कर फरार हो गए, जिस पर उक्त मवेशियों को गौ रक्षकों के द्वारा वारासिवनी गौशाला में लाकर सुरक्षित रखवाया गया। गौ रक्षकों के द्वारा पुलिस में उक्त अवैध मवेशी परिवहन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। लगभग सुबह 10 बजे का तकरीबन 10 बजे भांडी में हमें हमारे प्राप्त सूत्रों के अनुसार भांडी में लगभग 48 से 50 के आसपास के जानवर रहेंगे। वैसे हम लोगों ने गिनती नहीं की थी। वहाँ हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर 48 से 50 जानवर बंधे हुए थे। उसके बाद वो लोग उसको खेदते हुए लेकर आ रहे थे। मतलब जो 4 लड़के थे जो खेदने वाले, कौन थे वो तो उनको हम लोग भी नहीं जानते। जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे हमने उनको बोला रुको रुको, तो सबके सब सारे के सारे भाग गए। तत्संबंध उसके बाद हमारे जो संगठन के सारे लड़के थे, 5-6 लड़के, मैं, भाई सीरियस ब्रह्म, रिशाल वासनिक, हमारे जिला महामंत्री, हम सारे लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे वो जानवरों को खेदते हुए हमने कीरा तक लाया। कीरा में लाने के बाद लगभग 1 घंटे तक के हमने उनको पानी और चारा वगैरह खिलाया। चारा खिलाने के पश्चात लगभग 4:30 बजे के आसपास की बात रही। हम लोग वहाँ से जानवर छोड़ के वापस आए
और अभी उनको गौशाला के हैंडओवर हमने करवाया हुआ है। उसकी FIR करने के लिए अभी हम लोग वाराणसी थाना में खड़े। पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। इसके पूर्व मसीही समाज क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी में जुट गया है। जिले में भी सभी चर्च में विशेष रोशनी की गई है। मसीह समाज के वरिष्ठ जन क्रिसमस के पूर्व सभी तैयारियों का बारीकियों से जायजा ले रहे हैं। ये तैयारी करने के लिए कम से कम 1 महीने पहले बच्चों को ड्रामे की प्रैक्टिस कराई जाती है। और ये जो ड्रामा होता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की पैदा उस समय जो घटनाएं घटी जो कि बाइबल में चर्चित हैं, मत्ती में, लूका में, इन सभी जगह पर परमेश्वर ने घोषणा की कि एक पुत्र भेजा जाएगा जो शांति का राजकुमार होगा। उसी संबंध में मसीह लोग प्रारंभ से उसकी तैयारी करते हैं कि जब वो आए तो धूमधाम से हम उसका जन्मदिन मनाएं। क्रिसमस के अवसर पर बच्चों द्वारा विशेष रूप से नाटक की प्रस्तुति दी जाती है, जिसके लिए उनकी तैयारियां लगभग 1 महीने पहले से करवाई जाती है। जो कि क्रिस्ट यीशु मसीह के जन्म का के संबंध में छोटे छोटे नाटक के रूप में बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और कैसे लोगों तक इस संदेश को फरिश्तों के द्वारा पहुंचाया गया। और बच्चों के ही गीत, संगीत, नाटक, स्किट जो हैं ये बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये क्रिसमस की खुशी है, यीशु मसीह के जन्म की खुशी है। यहाँ पर बच्चे इससे सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से यीशु मसीह के जीवन के जो चरित्र हैं। शहर के नूतन कला निकेतन सभागार में ओनियन चैरिटी द्वारा जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक खान पान, परिचय सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कोयतूर या ट्राइबल जो है कलाकार हमारे मंच पे आए हुए हैं और अपने सामानों की बिक्री कर रहे हैं। यहाँ पर भोजन स्टॉल भी लगे हैं, पारंपरिक भोजन और वर वधू परिचय है। साथ में अलग अलग राज्यों के अलग अलग जनजातियों के जो मॉडल्स, जो लड़कियां हैं वो मॉडल के रूप में अपने जनजाति परिधानों को और गहनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंच के माध्यम से। आयोजक बताती हैं कि यह उनका पहला आयोजन है। सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं है। यह केवल चैरिटी के माध्यम से जनजाति संस्कृति को बचाने और उसको संवारने का काम कर रही है। इसके माध्यम से विभिन्न कार्य भी किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई योजनाओं पे काम नहीं करती। मेरी जो चैरिटी है मानवता के लिए और शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। 2019 में इस बार मैंने ओनियन चैरिटी और रिश्ते से देश के 6 स्कूलों को गोद लिया है, श्रम से स्कूलों को साल भर के लिए 300 लड़कियों के स्वास्थ्य का जिम्मा लिया है। 2 लाइब्रेरी खड़ी की है। बालाघाट जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की सांस्कृतिक एवं परंपराओं के संरक्षण एवं उनके विकास के लिए आगामी 4 से 6 जनवरी 2020 तक बैहर में बैगा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों का यह आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर के खेल मैदान में होगा। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के बालाघाट सहित मंडला, डिंडौरी, सिवनी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा जिले के बैगा खिलाड़ी शामिल होंगे। 3 दिनों के इस आयोजन के दौरान रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इस आयोजन में शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा। इस आयोजन में जिले के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद भी बिक्री के लिए रखे जाएंगे। वारासिवनी तहसील के ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में हर्ष उल्लास के साथ श्री शिरडी साईं बाबा के प्राण प्रतिष्ठा का 10वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री शिरडी साईं बाबा साईं धाम झालीवाड़ा में विधि विधान से पूजन अर्चन कर महाआरती के बाद श्री साईं मंदिर से कलश के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो संपूर्ण ग्राम का भ्रमण कर साईं मंदिर पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान ग्रामीण जनों ने साईं बाबा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ग्रहण किया।
श्री साई मंदिर वार्षिक उत्सव में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक श्री गणेश महापुराण का आयोजन किया गया है। डीजे सागर, डीजे संगम। ट्रस्ट के तत्वाधान में विगत 9 वर्षों से लगातार साईधाम झालीवाड़ा में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के परिपालन में प्रतिवर्ष हम वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में समस्त ग्रामीण जन और साईं मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्य मिलकर यह आयोजन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 22 दिसंबर से आज जो रैली के रूप में आयोजित हुआ है। इस बाबा के डोला का भ्रमण पूरे ग्राम में। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर ग्रामीण थाना अंतर्गत समनापुर में एक नाबालिग बालक की मोबाइल चोरी करने के आरोप में मुर्गा बनाकर जमकर पिटाई कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर को नाबालिग बालक समनापुर रेलवे स्टेशन के पास अपने साथी के साथ खेल रहा था। इसी दौरान राकेश लाजेवार नामक व्यक्ति द्वारा मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग बालक की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटनी से बालाघाट आ रही पवन ट्रेवल्स की बस की ट्रक की टक्कर से 5 की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की घोर लापरवाही, ढूठी नहर में कूदने से बाइसन की मौत। लालबर्रा के बवरिया में हुई घटना। कत्ल खाने जाने से बचाए गए 50 मवेशी, वारासिवनी पुलिस और गौरक्षक की संयुक्त कार्रवाई। 7 दिन बाद फिर हटेगा शहर में अतिक्रमण, बैहर रोड, बूढ़ी रोड सहित अन्य स्थानों पर होगी कार्रवाई। दीमक का निवाला बन रहा समर्थन मूल्य पर खरीदा हुआ धान, परिवहन नहीं होने से शासन को हो सकता है लाखों रुपए का नुकसान। उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य की हठधर्मिता और जिला कराटे संघ की उदासीनता के चलते दांव पर लगा खिलाड़ियों का भविष्य। शहर को भीषण जल संकट से बचाने गर्रा पुल पर स्टॉप डैम बनाने की फिर शुरू होगी प्रक्रिया। अमेड़ा पुल पर प्रशासन की उदासीनता, 6 महीने बाद भी नहीं हुई मरम्मत, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।